हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के जो आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, से हम सामाजिक विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, ये आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आज हम इस में पूरा सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। पहले से मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसका सॉल्यूशन कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। 2022 का है, सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर है। तो बिना कुछ देर की अब हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो देखते हैं जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई है, किस राष्ट्र का रूपक बन गई। तो आंसर क्या होगा आपके जर्मनी। अगला प्रश्न है, उगते सूर्य की किरण निम्न में से किसका प्रतीक है। तो उगते सूर्य का आपके एक नए युग का सूत्रपात। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो किसे साहित्य नोबेल पुरस्कार गया था, तो वीसी नायपॉल को। तो आंसर क्या होगा, वीसी नायपॉल, जिसे हम साहित्य नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। झूम खेती क्या है। तो स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं हम, झूम कृषि। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी बनाया गया था। तो आपकी ये नर्मदा नदी पे बनाया गया था। अगला प्रश्न है, रबी फसलों का युग्म है। तो रबी फसल का युग्म है गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम है, आपको ये प्रश्न वापस रिपीट हुआ है, तो बच्चों इसका नाम है ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है। तो आंसर होगा आपके ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नहीं पूछा बच्चों। बाम सेफ संगठन का संबंध है। तो ये एक सरकारी कर्मचारियों से है। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला संस्था है। तो ये आपके है संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है। तो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय होगा आपके उद्योग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश सत्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है। तो सत्ता विनिर्माण केंद्र का आपका उदाहरण होगा आपके चीन। तो आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न है, एक साथ बहुत रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न इसमें है, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को डैश डैश निगम कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, एक साथ बहुत सारे देशों में, तो इसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है क्या डैश डैश कहलाता है। तो ये कहलाता है जैविक संसाधन। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति डैश कहलाता है। तो ये कहलाता है धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न नंबर 14, किसी देश की आय उस देश के सभी डैश डैश की आय है। तो ये क्या कहती है, नागरिकों की आय। अगला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र को डैश डैश भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपके सेवा क्षेत्र को। ये प्रश्न में दोबारा रिपीट हुआ है बच्चों। अगला प्रश्न है, डैश डैश में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। तो ये आपको उत्प्रेरित किया है प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न, अति लघुरात्मक प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, मारी ओन की प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। तो फ्रांसीसी क्रांति के प्रतीक के रूप में लगाई गई। तो आंसर क्या होगा, फ्रांसीसी क्रांति के प्रतीक के रूप में। अगला प्रश्न है, किस बीमारी में 1890 के दशक में 90% मवेशियों की मौत को नींद सुला दिया। तो ये आपकी बीमारी थी, ये दोबारा रिपीट हो बच्चों। तो इसका आंसर होगा रिंडर पेस्ट में। अगला प्रश्न है, वेस्टर्न रूट सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ। तो बच्चों ये भी अपना प्रश्न रिपीट हुआ है, तो आंसर होगा अमेरिका में। अगला प्रश्न है, वनों से प्राप्त होने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो वनों से हमको क्या क्या प्राप्त होता है, लकड़ी और जड़ी बूटियाँ। अगला प्रश्न है,
टांका क्या है? तो टांका क्या होता है बच्चों? टांका वर्षा जल संग्रहण की एक प्रणाली को क्या बोलते हैं? टांका। अगला प्रश्न है, भारत में उगाई जाने वाली 2 मुख्य रेशेदार फसलों के नाम क्या लिखोगे आप? तो आप लिखोगे कपास और जूट। अगला प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बच्चों ये प्रश्न वापस रिपीट हुआ है, तो 1948 में बना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा किया गया? तो हमारे आंसर होगा 21 भाषाओं को। अगला प्रश्न है, किसी आंदोलन में राजनीतिक दल के रूप में बदलने का कोई उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण है असम गण परिषद। अगला प्रश्न है, किसी यह कर लिया अपन ने, धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं? तो धारणीय विकास से हम समझते हैं कि इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे हम सतत विकास भी बोल सकते हैं बच्चों। तो आंसर क्या होगा इसका? विकास जो पर्यावरण और संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना, उसे क्या बोलते हैं हम? सतत विकास। आपके अनुसार, अगला प्रश्न है, आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? तो हमारे अनुसार किसी क्षेत्र में या नियोजित हैं। रेनबैक्सी कंपनी का उत्पादन करती है। कंपनी क्या उत्पादन करती है? रेनबैक्सी, ये आपकी दवाइयाँ बनाती है। अगला प्रश्न है, रूढ़िवाद क्या होता है? तो व्हाट इज द कंजर्वेटिज्म? तो ये आंसर इसका हमने लिखा हुआ है, तो हम इसका आंसर देखेंगे प्रश्न नंबर 4 का। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर है आपके बच्चों, ये ना रूढ़िवाद क्या होता है? तो रूढ़िवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो परंपरागत मूल्यों और संस्थाओं को बनाए रखने पर जोर देती है। अगला प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? खेड़ा जिले के किसान राजस्व चुकाने की स्थिति में क्यों नहीं थे? तो खेड़ा जिला के किसान अकाल और गरीबी के कारण राजस्व चुकाने में असमर्थ थे। टैरिफ क्या है? तो बच्चों टैरिफ क्या होता है? टैरिफ आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक कर होता है। अगला प्रश्न है, समुदाय द्वारा वन संरक्षण को संक्षेप में समझाइए। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें स्थानीय समुदाय वनों और संरक्षण और प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? यदि आपको भारत में जल संसाधन मंत्री के रूप में नदी घाटी परियोजना तैयार करने के लिए कहा जाए तो आप किन बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे? तो हम ध्यान रखेंगे पर्यावरण अभाव का आंकलन, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, जल संसाधनों का सतत उपयोग। अगला प्रश्न नंबर 9, जैविक कृषि पर चर्चा करें। तो जैविक कृषि एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 10, शक्ति साझाकरण में चेक और बैलेंस की प्रणाली को समझाइए। तो ये एक प्रणाली सरकार के विभिन्न अंगों के रूप में शक्तियों का संतुलन को सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न नंबर 11, संघीय प्रणाली की 2 विशेषताएं बताइए। तो संघीय प्रणाली की 2 विशेषताएं, शक्तियों का केंद्र, राज्यों के बीच विभाजन, संविधान का सर्वोच्च होता है। तो ये दोबारा प्रश्न रिपीट हुआ बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, आपके विचारों से खंडीय वित्त समूह और सार्वजनिक हित समूह के बीच क्या अंतर है? उदाहरण से समझाइए। तो खंडीय वित्त समूह विशेष समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि व्यापार संघ। अगला इसी के अंदर सार्वजनिक हित समूह में सामान्य जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले पर्यावरण संरक्षण समूह है। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों? अनवीनीकरणीय संसाधनों से आप क्या समझते हैं? तो अनवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो सीमित हैं और पुनः उत्पन्न नहीं हो सकते, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, प्राथमिक क्षेत्र में गतिविधियों को 2 उदाहरण दीजिए। तो 2 उदाहरण है आपके प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में कृषि और मछली पकड़ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, स्वयं सहायता समूह के 2 लाभ लिखिए। तो स्वयं सहायता समूह के 2 लाभ है आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक एकजुटता। प्रश्न नंबर 16, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे काम करती है? समझाइए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक देशों में उत्पादन और
व्यापार करती है और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करती है। अगला प्रश्न नंबर 17, अर्नेस्ट रेनान के अनुसार राष्ट्रीय क्या है? तो अर्नेस्ट रेनान के अनुसार राष्ट्रीय एक ऐसा समूह है या ऐसा समुदाय है जो साझा इतिहास, संस्कृति और भविष्य की इच्छा पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 18, संसाधनों का निर्वाह के आधार पर वर्गीकरण करें। नवीनीकरण संसाधन और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीनीकरण संसाधन से कोयला, पेट्रोलियम। प्रश्न नंबर 19, सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। तो 3 निर्धारकों सामाजिक विभाजन में जैसे कि जाति, धर्म और भाषा के आधार पर। प्रश्न नंबर 20, बैंकों से आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है? तो वही 3 लाभ बताइए। तो पहला है ऋण की सुविधा, दूसरा बचत खाता, तीसरा है चेक सुविधा। तो आप कोई भी 3 सुविधा इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 21, असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधियों का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी संस्थानों का बहिष्कार और विदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ गया। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? कोई 4 पर चर्चा करें। तो आप चर्चा कर सकते हैं इस पे। पहला उत्तर है धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत, सभी धर्मों का समान संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता। अगला है राज्य के किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो प्रश्न नंबर 23, जो आपकी मैप वर्क है, इसमें आपको मैप में करना है, जहाँ पे आपको बताना है भारत की रूपरेखा मानचित्र में निम्नलिखित चिन्हित की, जिसमें आपको अजमेर बताना है, गया कहाँ पे है और ये दुर्ग और नेल्लोर जगह कहाँ पे है। तो बच्चों, आज हमने क्लास 10th का जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था, उसका आज हमने कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है। और मैप आपको हर साल पूछ रहा है, तो मैप को आपको ध्यान से करके जाना है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।